एक स्पेशल चैट आपके लिए प्लान्ड है ईटी नाउ स्वदेश पे। इस समय देश का सबसे बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। 2021 में सबसे बड़ा इनफ्लो हमने देखा इनके एएमसी में आते हुए। मार्केट शेयर गेन्स हो रहे हैं और ये एक स्वदेशी ब्रांड है म्यूचुअल फंड का। इन अ वे ये भी कह सकते हैं कि हर इंडियन के लिए म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराने का एम लेके ये बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फोलियो जोड़ते जा रहे हैं। सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर डीपी सिंह, और ट्रेंड्स के बारे में जानने के लिए और इस समय जो बाजार में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एसबीआईएमएफ का इतना लार्ज नेटवर्क है अक्रॉस द कंट्री, उनका बहुत अच्छा क्लोज पल्स है इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। सिंह साहब, ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कैसे मैनेज किया 2021 में इतना ज़बरदस्त इनफ्लो आपके एएमसी में नज़र आया। मैं पूरा डेटा देख रहा था और वो अभी चलेगा अभी स्क्रीन पे। 81,000 करोड़, बहुत बड़ा मार्जिन लेके आपने काम किया अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। क्या सीक्रेट था? नहीं, सीक्रेट वाली कोई बात नहीं है। जैसे आपने बोला कि हमारा नेटवर्क जो है एक तो बहुत बड़ा है, एक हमारा ब्रांड है, हमारा पेरेंटेज है, तो उसकी वजह से हमारी 200 से ऊपर अपनी खुद की ब्रांचेज हैं जो जो जहाँ से हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात जो है वो जो ट्रस्ट है एसबीआई के नाम से, वो एक बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि जब भी हम किसी इन्वेस्टर के पास या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो उसके साथ ब्रांड की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा, लोगों को एक कितना विश्वास है कि अगर एसबीआई में दिया है तो कुछ ठीक ही करेंगे। परंतु उससे क्या होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है जब हम देखते हैं कि हमारे फंड्स में एक हमारा फंड है जिसमें 20 लाख से ऊपर के इन्वेस्टर हैं और सभी पूरे कंट्री से आए हुए हैं। मतलब हमारे 3 फंड हैं जिसमें हमारे इन्वेस्टर जो हैं 10 लाख से ऊपर के इन्वेस्टर हैं उन फंड्स में। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ज़िम्मेदारी के साथ काम करना उनके लिए और लंबे समय तक उनके लिए काम करते रहना एक बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे आपने बोला कि हमारा ये मानना है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की ये ज़िम्मेदारी है कि वो हर एक हिंदुस्तानी को अगर कैपिटल मार्केट का फ़ायदा देना है, तो हमारा ब्रांड और हम ही दे सकते हैं, हम ही शुरुआत करवा सकते हैं। तो उसकी तरफ हम अग्रसर हैं, हम काम करते रहेंगे। और ये जो आपने बोला कि 81,000 करोड़ कैसे आया, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक तो अभी हमने एक फंड लॉन्च किया था, बैलेंस एडवांटेज फंड। उसमें हमें 93% जो हिंदुस्तान के पिन कोड्स हैं, 93% पिन कोड से पैसा आया उस फंड में। और एक रिकॉर्ड जो था बना उसमें, जो करीब 15,000 करोड़, 14,600 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा किया। ना कि उसमें सिर्फ उस फंड में पैसा इकट्ठा किया ड्यूरिंग द एनएफओ, उसके बाद भी 8 से 9,000 करोड़ हो रहा है। तो लोगों का जो विश्वास है तो उसको हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारे साथ जुड़े रहना, उनकी पेरेंटेज हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम कर रही है। और इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, चाहे वो आईएफएस हो या दूसरे बैंक हो या जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो, क्योंकि वो सब से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। एक धारणा बार में बनी हुई है कि यार शायद एसबीआई म्यूचुअल फंड का पैसा एसबीआई से आता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे एयूएम का केवल 22 से 23% जो है वो एसबीआई के थ्रू आता है। बाकी सारा पैसा दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। हम जानते हैं कि इस समय बाजार में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव चल रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे। किस तरह का फीडबैक आपके टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स दे रहे हैं आपको? क्योंकि हमने देखा कि लास्ट कुछ महीनों में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन एसआईपी का नंबर कम नहीं होता गया, वो रिकॉर्ड हाई पर ही पहुंच गया। एसआईपी का डेटा आपके स्क्रीन पर आएगा। आपको लगता है कि इस बार स्टिकी है फ्लोज और इस इतनी जल्दी निवेशक डर के भागेगा नहीं जैसे पहले हमने कुछ साइकिल्स में देखा शायद? देखो, निवेशकों को ना एक ही मतलब धागे से बांधना वो ठीक नहीं रहेगा। इसमें ऐसा रहता है कि डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर होते हैं और किस चैनल से आते हैं, किस जगह से आते हैं, ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है। हमने आमतौर पे देखा है कि ये जो निवेशक B30 सेंटर से या छोटे सेंटर से आते हैं, उनका स्टिकीनेस ज्यादा रहता है। दूसरा ये है कि जो फिनटेक के थ्रू जो इन्वेस्टर आते हैं, उनकी एज काफी कम रहती है। बिकॉज़ वो जो लोग जिनसे जो छोटी मतलब आराम से घर पे बैठ के अपनी स्क्रीन पे
एसआईपी रजिस्टर कर दिया, फिर एसआईपी कैंसल कर दिया, फिर दोबारा रजिस्टर कर दिया। वो जो एक धारणा है ना, वो आमतौर पे दूसरे चैनल में कम देखी जाती है। एनडीज का अगर देखेंगे तो एनडीज में जो स्टिकीनेस है वो सबसे ज़्यादा है। आईएफएस में स्टिकीनेस सबसे ज़्यादा है। बैंक्स के केस में स्टिकीनेस थोड़ी कम रहती है, क्योंकि वो जो वहाँ पे रिलेशनशिप है वो बदलता रहता है। आज एक रिलेशनशिप मैनेजर है तो कल दूसरा रिलेशनशिप मैनेजर है। वो अपनी तरफ से चेंज करवाते रहते हैं, तो बैंक्स का थोड़ा कम रहता है। तो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये पूरी जो इसको देखना इतना आसान नहीं होता, बट ओवरऑल अगर देखें तो जो हिंदुस्तान के निवेशक का बिहेवियर है, अगर हम उसको जांचें तो बहुत मैच्योर बिहेवियर हो गया है। पहले क्या होता था, जैसे ही मार्केट में थोड़ा उतार-चढ़ाव होता था, मार्केट गिरी तो अपनी एसआईपी बंद कर दी, मार्केट जब बहुत चढ़ रही होती तो उस वक़्त और पैसा डाल दिया। तो अभी हमने उल्टा देखा है पिछले 2-3 साल में। जब भी मार्केट गिरती है उस दिन हमारा आउटफ्लो नहीं होता, उस दिन इनफ्लो ज़्यादा होता है। क्या जिस बात है, दिन बहुत ही मार्केट शानदार। बढ़ी, हाँ, तो बहुत जब ही मार्केट बढ़ी होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर होती है तो इनफ्लो कम हो जाता है सबका। तो ये एक बहुत ही ज़िम्मेदार बिहेवियर है जो होना चाहिए, और इसके लिए मैं इसको भी बधाई दूँगा एमफी को या और जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर हैं, कि उन्होंने ये एजुकेशन पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा फैलाई है कि देखिए, अगर आपने इक्विटी में पैसा डाला है, तो लंबी पीरियड के लिए डालिए, लंबे समय के लिए डालिए, तभी वैल्यू क्रिएट होगी। लोगों ने उस बात को समझ भी लिया है। और दूसरा इसका मैं श्रेय इसको भी देता हूँ कि लोगों के पास थोड़ा सरप्लस बढ़ गया है, तो रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो पीपल कैन अफोर्ड टू टेक अ लिटिल लॉन्गर पीरियड फॉर द ये इन्वेस्टमेंट्स। भी सुन रहे हैं और जानकारी हमें मिल रही है कि आपने अपने स्कीम्स और फंड्स को असेस करने का सिर्फ स्टार बेस्ड जो पैमाना था उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। इंडस्ट्री में जो नॉर्म है इस समय 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, उसमें आपने कोई बदलाव किए जब आप अपने खुद के फंड्स को एनालाइज करते हैं, अगर वो बता सके। हाँ, नहीं, उसमें हमने ये किया कि पहले हम देखते थे कितने स्कीम्स हमारी 5 स्टार, 4 स्टार हैं, परंतु फिर उसके बाद में जब ने हमने अपने अंदर जब हमारा डिबेट होता है या हमारी डिस्कशन होती है, तो उसमें हमने ये देखा कि देखिए, इस बात में कि कितने परसेंट फंड आपके 5 स्टार, 4 स्टार है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कितने इन्वेस्टर जो आपके हैं, वो 4 स्टार, 5 स्टार में भागीदार हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो ये निवेशक का केंद्रित रखना बहुत ज़रूरी है। हमने निवेशकों के हिसाब से जब हमने अपने आंकड़ों को देखा तो हमें बहुत खुशी हुई, करीब 70% जो हमारे निवेशक हैं, वो 4 स्टार और 5 स्टार फंड्स में हैं। जैसे हमारा सबसे बड़ा फंड है इक्विटी हाइब्रिड फंड, जो कि 50,000 करोड़ का फंड है। उसमें करीब 16 लाख इन्वेस्टर हैं। तो वो फंड एक 5 स्टार फंड है। हमारा ब्लू चिप फंड है। वो एक टॉप ग्रेडेड फंड है। उसमें एक अलग करीब 20 लाख इन्वेस्टर हैं। उसके बाद हमारा स्मॉल कैप फंड है। अब स्मॉल कैप फंड की अगर बात करें तो उसमें हमारे 14 लाख इन्वेस्टर हैं। परंतु उसमें स्मॉल कैप है, जो वी ऑल नो इज ए हाई रिस्क कैटेगरी। परंतु विद इन दैट हाई रिस्क कैटेगरी हमें थोड़ा रिस्क को मिटिगेट करके चलना पड़ता है कि भाई ये जो फंड है एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता रहे, चाहे इसमें ये जो है जो चाहे इसमें जो हमारी जिसको बोलते हैं कि रिस्क तो है ही है, परंतु उस रिस्क को कैसे कम किया जा सके उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सवाल, हम जानते हैं कि आप नया एनएफओ अपना लॉन्च कर रहे हैं, ये थोड़ा सा टर्बुलेंट टाइम्स हैं, लेकिन कितना जी। आप देखिए, आपने पिछली बार तो रिकॉर्ड हिस्ट्री बना दी अपने बैलेंस एडवांटेज फंड से फंड जमा करने में। इस बार आपकी क्या उम्मीद है एनएफओ से के जरिए? नहीं, देखिए, फंड में हमारा जो जैसे हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमें और ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ना है, तो इस बार इस फंड में हमारा बजाय कि इसके कि हम कितना पैसा लेके आएंगे, हमारी कोशिश ये है कि कितने और लोगों को हम साथ जोड़ सकते हैं, कितने नए इन्वेस्टर को जोड़ सकते हैं। और जैसे कि ये भी कहा जाता है कि ये जो इक्विटी फंड है, मार्केट ऊपर है, अब इस समय पे निवेशक को लेके आना चाहिए या नहीं, उसमें हमारा कहना ये है कि देखिए, हर एक निवेशक की एक रिस्क एपेटाइट है। अगर उसके पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से कितना वो इक्विटी में डाल सकता है। तो उसमें से अगर वो उसका रिस्क एपेटाइट कम है तो लेट हिम पुट इन 10,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़। अगर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो 50,000 रुपया डाल दो। तो हमारा इसमें मेन यही रहेगा, जो हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर कोने से पैसा लेके आ सकें, और इसमें पैसा कितना आएगा उस पे इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर नए कितने लोगों को हम म्यूचुअल फंड के साथ जोड़ सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है।
परंतु वो बैलेंस एडवांटेज एक अलग कैटेगरी थी जिसमें 23,000 हो गया, क्योंकि उसमें होता है कि उसमें इक्विटी में 100% नहीं होता। इसमें भी परंतु हमें पूरा विश्वास है कि हम पैसा उतना ही ले आएँगे, पर 3 से 4 गुना नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ा के लेके आएँगे। जी, यही है फाइनेंशियलाइजेशन और इंक्लूसिव फाइनेंशियलाइजेशन का या एक एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड स्पेस में एसबीआई म्यूचुअल फंड करते हुए। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। हम इनवाइट करते हैं राजेश सहगल को, इक्वानिमिटी वेंचर्स के फाउंडर हैं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। राजेश ऑफ कोर्स काफ़ी ऑल राउंडेड वे में बाजार की और इन्वेस्टिंग को अप्रोच करते हैं, स्टार्टअप्स, बिग टेक, लिस्टेड स्पेस और बाजार के क्या मतलब ग्लोबली बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम कर चुके हैं। मार्क मोबियस जैसे उनको अपना मेंटोर मानते हैं। राजेश, 18 ऑफ स्वदेश पे आपका स्वागत है। राजेश, चलिए अपनी बात सबसे ऑब्वियस चीज से शुरुआत नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो बहुत डिस्कस हो चुकी है, वो है यूक्रेन रशिया इशू। लेकिन बिग टेक की बात करते हैं। आप तो टेक्नोलॉजी इतना समझते हैं। आज सुबह मैंने देखा एक इंटरनेशनल एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि स्टैनली ड्रकमिलर और जिम रॉजर्स के फैमिली ऑफिस ने बिग टेक में काफी जबरदस्त बिकवाली की है और शेवरॉन जैसे स्टॉक्स को ऐड किया है। क्या वो बिहाइंड द कर्व है? 15-20% तो ऑलरेडी आ चुका है नीचे। आपका क्या 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 समझ पड़ रही है आपकी इस डेटा पॉइंट से? अब ये जो जो इन्वेस्टर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, हर इन्वेस्टर का अपना एक तरीका होता है मार्केट को देखने का और मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट अगर आप एक 3-5 साल का व्यू रख के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो टेक्नोलॉजी में आपको इन्वेस्टेड रहना ही है। ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसे टाइम होते हैं जब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, हमें समझ के बाहर हो जाती हैं, और उस समय अगर आप टेक्नोलॉजी से निकल के कुछ दूसरे सेफ सेक्टर्स या दूसरे मूविंग सेक्टर्स, जैसे कि अभी ऑयल के बारे में आपने कहा, शेवरॉन में चले गए हैं, वो सब समझ सकते हैं। बट एज अपने पोर्टफोलियो में एक कोर टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है, और ये अगले 3-5-10 साल तक चेंज नहीं होगा। राइट राजेश, गुड टू हैव यू। आपसे एक बार ये समझना चाहेंगे, आप इस सेल ऑफ को कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जब मार्केट वीक होती है, जब मार्केट में गिरावट होती है, तो अच्छे स्टॉक्स को ऐड करने की बात तो की जाती है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट जिस तरह का एक वीक दिख रहा है। एफआईज अब तक बिकवाली कर रहे हैं और बिकवाली जारी है उनकी, वो नहीं रुक रही। ग्लोबल हेडविंड्स बहुत सारे हैं। व्हाट इज योर रीडिंग ऑन द मार्केट्स? सी देखिए, बिकवाली तो हो रही है, लगे हुए हैं काफी स्टॉक्स। आई थिंक दो चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं मार्केट में पिछले कुछ दिनों में। एक है कि जो अच्छे बिजनेसेस हैं उनकी प्राइसेस इतनी नहीं गिर रही हैं जितने की दूसरी की गिर रही हैं। तो एक जो डिफरेंस है अच्छे बिजनेस में और जो प्राइस बढ़ी हुई थी, अगर वो अच्छे बिजनेस की वजह से बढ़ी हुई थी या प्राइस बढ़ी हुई थी अगर वो खामखा मार्केट के चलते हुए बढ़ रही थी, तो ये दोनों में आई थिंक एक डिफरेंस हो गया है, और वो बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए, बिकॉज बिजनेस हैज टू परफॉर्म। अगर बिजनेस परफॉर्म करेगी तभी उसका भाव बढ़ना चाहिए, और उसको कैसे जस्टिफाई करना है वो अलग बात है कि 2 साल 4 साल आप कितनी बाहर की अर्निंग्स देख रहे हैं, कंपनी में अर्निंग्स आ रही है नहीं आ रही है, कैश फ्लो है नहीं है, वो सब फंडामेंटल एनालिसिस तो हम सब करते ही हैं। पर दूसरी एक बात जो क्लियर हुई है कि ये जो रीजन हम दे रहे हैं, मार्केट गिरने के बाद में हम बोल रहे हैं, जैसे बिगिनिंग में कहा कि अच्छा चलो रशिया यूक्रेन तो बहुत बात हो गई है, दूसरी कोई बात करते हैं। तो अभी जो रीजन हम बोलते हैं मार्केट के गिरने के, 2-3 जो हर बार टीवी शोज पे, आपके टीवी शोज पे मैं सुनता हूँ, तो कि रशिया यूक्रेन में युद्ध हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑयल ऐसा हो जाएगा, इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, एक वो बात है। दूसरा रीजन मैं बहुत सुनता हूँ कि इन्फ्लेशन ग्लोबली बढ़ रहा है, इंडिया में भी बढ़ रहा है, यूएस में बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, बहुत ही तकलीफ है। और तीसरा जो रीजन हम हमेशा सुनते रहते हैं, कोविड, चलो ठीक है अभी ओमिक्रॉन ठीक हो गया, लेकिन दूसरा कोई वेरिएंट आ जाएगा। कुछ कुछ इकोनॉमीज में अब तक कोविड का असर रहा है, कुछ कुछ सेक्टर्स में, इवन इंडिया में थोड़ा असर रहा है कोविड का। एक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक सिंपल सी बात है कि ये जो रीजन हम बोल रहे हैं ये होता है। ये जो 2007-2008 में हुआ था, जिसको हम ब्लैक स्वान कहते हैं, ब्लैक स्वान इवेंट, ये वैसा इवेंट नहीं है। ये सबको पता है कि रशिया यूक्रेन में कुछ मगजमारी चल रही है, सबको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दिख रहा है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उसका मार्केट पे
असर पड़ेगा, ये मैटर ऑफ कंजेक्चर है। ये हम अपना, मुझे लगता है 2% पड़ेगा, आपको लगता है 4% पड़ेगा, ठीक है। बट ये मार्केट सेल ऑफ नहीं है, ये मार्केट में करेक्शन है। और आई थिंक ऐसे करेक्शन, ऐसे जो जिस लेवल में मार्केट है, सस्ता नहीं है ओवरऑल मार्केट, स्टॉक्स काफी है, सस्ते नहीं है। तो इस लेवल पे जो अभी करेक्शन हो रही है वो मेरे ख्याल से बहुत हेल्दी करेक्शन है। और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स लोगों को, सबको एक कन्विक्शन होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, अपने स्टॉक्स में। और अगर कन्विक्शन है तो इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। यू हैव टू बाय व्हाट यू बिलीव इन, जो आपका, जिसमें भरोसा है, जो कंपनीज आपने अपने 3, 5, 10 साल के लिए पोर्टफोलियो में ली है, ये बहुत अच्छा समय है उसमें ऐड करने का। राइट, बहुत बढ़िया बात आपने बताई राजेश। दो फैक्टर्स मैं आपका व्यू लेना चाहूँगा कि ये बात तो फैक्ट है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि ये मैटर जियोपॉलिटिकल वाला धीरे धीरे सिमर आउट हो जाएगा। ग्लोबल ताकतें, ग्लोबल लार्ज कंट्रीज दोनों पार्टीज को प्रेशराइज करेंगी, क्योंकि कैन वर्ल्ड रियली अफोर्ड अ फुल ब्लोन वॉर, ये भी एक क्वेश्चन है। तो एक अपनी एक फोर्सेस अपने आप में एक प्ले होने लगती हैं। लेकिन मैं एक दूसरे मैटर पर डिस्कस करूंगा, वो है इन्फ्लेशन। एक व्यू, दो कैंप्स बन गए। एक व्यू है कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है और 6-8 महीने में नीचे आ जाएगा। इनफैक्ट हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने भी इंडिकेट यही किया था अपने एस्टिमेट्स में। दूसरा कैंप ये बोल रहा है कि इन्फ्लेशन स्टिकी हो सकता है और एलिवेटेड रह सकता है, हायर फॉर लॉन्गर। अगर ऐसा है तो शायद इक्विटी एज एन एसेट क्लास लंबे टाइम तक प्रेशर में रह सकते हैं। आपका क्या इस समय एनालिसिस है सिचुएशन को लेके? और क्योंकि इन्फ्लेशन और इक्विटीज की एक अजीब सी एक रिलेशनशिप है। करेक्ट, नहीं, बहुत सही बात है। इन्फ्लेशन और इक्विटी मार्केट की बहुत रिलेशनशिप है। बट हम लोग क्या करते हैं, ये हम जो इक्विटी मार्केट वाले हैं, जैसे कि हम आप सब हैं, हमारे ऑडियंस है आपके जो सब वाले हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे इक्विटी मार्केट को छोड़ के बहुत बड़ी दुनिया बाहर है। हमें ये सोचना है कि उस दुनिया पे इन्फ्लेशन का क्या असर है, करेक्ट। और वो सोच थोड़ी अलग सी है। मैं आपको बताता हूँ, आज इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा तो ये इंटरेस्ट रेट सबको बढ़ाने पड़ेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी यूएस में रेट बढ़ रहा है, बाकी सब जगह पे यूके ने कर दिया, काफी कंट्रीज ने अनाउंस किया है, इंडिया में बातें हो रही हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। जो इक्विटी मार्केट को थोड़ा 2 मिनट में आता हूँ, बाकी दुनिया में देखें क्या असर पड़ता है। तो एक तो है जो सेवर्स है, जो सेविंग्स है हमारी, जो बैंक्स में सेविंग करते हैं वगैरह वगैरह, उसमें जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो जो सेवर्स हैं उनको बहुत नुकसान पड़ता है, क्योंकि महंगाई बहुत जोरों से बढ़ गई है और इंटरेस्ट रेट उतने नहीं बढ़े हैं। तो बेसिकली हमारा नेगेटिव रिटर्न आ रहा है सेवर्स का, जो कि इंडिया में हम लोगों को इतना उसका एहसास नहीं होता, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत यंग है। बट आपको ये देखना है कि ग्लोबली, दुनिया भर में पॉपुलेशन का क्या डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि हाई रनअवे इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं वो सस्टेन कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। और वो किसी भी सेंट्रल बैंक के हद में नहीं है। देयरफॉर हम देख रहे हैं बहुत सारा हल्ला हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई जो सेवर्स है और उनपे क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरी जो रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ये हमें सोचना है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा फर्क उस एंटिटी को पड़ेगा या उस पॉपुलेशन को पड़ेगा जिसके पास बहुत सारे लोन हैं। सडनली आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो आपको बहुत सारा इंटरेस्ट भरना। तो सबसे बड़े बोरोवर्स आज की तारीख में पूरी दुनिया में कौन है? गवर्नमेंट, राइट। हर गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है। और ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स जब से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, सबने बहुत सारा पैसा प्रिंट किया है, और वो पैसा प्रिंट करने की वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट्स में मूवमेंट होगा और होना चाहिए, आई थिंक जरूरी है। बट ये बहुत जोरों से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, बहुत जोरों से इन्फ्लेशन को ये लोग बढ़ने नहीं देंगे। और उसका जो अभी इक्विटी मार्केट से रिलेशनशिप है, बिकॉज ये हमारा मानना है कि बहुत जोरों से ना ही इन्फ्लेशन बढ़ने देंगे और ना ही इंटरेस्ट रेट बढ़ने देंगे। आई डोंट थिंक इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म ऐसे कोई बहुत बड़ा मार्केट आ जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। सो मैं फिर से वही कहूंगा कि ये जो स्कैर हुआ है मार्केट में, जो ये डर आ गया है मार्केट में, और ये सब लोग देख रहे हैं तकलीफ हो रही है। कल ही कुछ लोग बात कर रहे थे, हमारा अरे प्रॉफिट 20% कम हो गया है, जो हम इतना प्रॉफिट देख रहे थे सब गायब हो गया है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। आई थिंक ये शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी है उसको अगर हम मैनेज करेंगे इंटरनली फ्रॉम आवर माइंड्स, आई थिंक वो लॉन्ग टर्म में बहुत जरूरी है। और ये डर कर अपने स्टॉक्स बेच कर बैठाना
It was not the best strategy. All right. In fact, this is part and parcel of game. आप अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो लॉस को भी आपको फैक्टर इन करके अपना नेट आउटकम देखना चाहिए. That's how the strategies. I'm sure जब थोड़ा सा स्टेबल होगी बाजार तो इन्वेस्टर